तो देखिए, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार बिजली परियोजनाएं अधर में क्यों लटकी हुई हैं और आखिरकार नवरत्न कंपनियां राज्य को क्यों छोड़ रही हैं। आज इन्हीं सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, उन सभी का एक एक करके मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ ज्योत सिंह बिष्ट, नेता भारतीय जनता पार्टी से बने हुए। ज्योत सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सूरज सिंह नेगी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से बने हुए। सूरज सिंह नेगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से बने हुए। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नरेंद्र सेठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस पैनल में मौजूद है। नरेंद्र सेठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ज्योत सिंह बिष्ट जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि जवाबदेही आपकी बनती है तो मैं आपको ज्यादा मौका देना चाहती हूं ताकि आप एक सही पिक्चर हमारे सामने रख पाएं, जनता के बीच में भ्रम की स्थिति न पैदा हो। जैसा कि आप कहते हैं कि विपक्ष भ्रम की स्थिति बनाती है। क्यों आखिरकार जो नवरत्न कंपनियां हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहती है उत्तराखंड में, जिन्होंने अपना करोड़ों रुपया निवेश भी किया है, लेकिन जब परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतरेंगी तो सर डिसअपॉइंटमेंट होगी और आखिर में उन्हें अपना बोरिया बिस्तरा समेटना होगा। कोई उपचार नहीं है फिर कंपनियों के पास। ये आपने जो सवाल खड़ा किया, निश्चित रूप से उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से जो यहाँ पर राज्य को विद्युत आपूर्ति पूरी करने के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को भी बिजली दे सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे राज्य में जो अब तक का पूरा सर्वे होने के बाद लगभग 400 परियोजनाओं का आकलन किया गया था कि इनका निर्माण करके 25,000 मेगावाट तक जो है कि विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा, और मैं भी माननीय हरीश रावत जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सरकार इन 7 सालों में 2.5 कोस चली। तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 की आपदा के बाद 2014 में कांग्रेस की सरकार में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और उनके उसी कार्यकाल में 2013 की आपदा को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के जिस तरह से राज्य की 70 जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करने के आदेश दिए, तो वो भी उनके सामने है। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल इन परियोजनाओं को बंद करने के आदेश नहीं दिए, बल्कि उसके साथ एक हाई पावर कमेटी बना करके उस कमेटी के सामने 3 सवाल जो रखे कि उन सवालों का जवाब ढूंढ करके आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो उस कमेटी ने अपना काम करने के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उन सवालों का समाधान एकदम से निकालना इसलिए संभव नहीं है कि क्योंकि जल विद्युत परियोजना बनने पर नदियों का जो जल स्राव है उस पर क्या असर होगा, राज्य के पर्यावरण पर उसका क्या असर होगा, वहां पर बाढ़ और आपदा की स्थितियों का क्या होगा, इनके साथ साथ जो वहां पर फ्लोरा फोना है उसको क्या नुकसान होगा। ये बहुत सारे सवाल खड़े हैं। इसलिए इन जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगने के बाद लगातार राज्य सरकार की कोशिश से कुछ परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। हमने ऐसा नहीं कि उसके बाद राज्य के अंदर बिजली की परियोजना पर काम होना पूरी तरह से बंद हो गया हो। चीला जल विद्युत परियोजना से लेकर के जो रुद्रप्रयाग की काली गंगा जल विद्युत परियोजना है, उसके अलावा जो जमरानी बांध है, जो वो लखवाड़ ब्यासी वाला है, इन पर काम हुआ, कुछ पूरी भी हुई। और उसके साथ साथ बातचीत करके जब तक पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो राज्य की सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। वो केंद्र की सरकार के अधीन भी पूरी तरह से नहीं है। पर्यावरण एक बिल्कुल अलग विषय है, वैज्ञानिकों का विषय है, और उन पर सरकार दबाव बना करके किसी परियोजनाओं को स्वीकृत करा के वहां के फ्लोरा फोना से लेकर के वहां की आपदा से लेकर के उस पर रिस्क नहीं ले सकती है। तो इसलिए इन सब चीजों की वजह से ये जो कंपनियां हैं जिनका यहाँ पर पैसा फंसा होगा, अगर वो समझती हैं कि उनको यहाँ रहने में नुकसान है तो वो फिर जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ राज्य के अंदर जल विद्युत परियोजना का निर्माण की जो ये बाधा है ये दूर हो। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार दिल्ली में केंद्र की सरकार से, संबंधित मंत्रालयों से बातचीत करके ये कोशिश कर रहे हैं कि सब एकदम न सही कुछ परियोजनाएं शुरू हो, तो लगभग 14 परियोजनाओं की बातचीत अंतिम चरण में है और आप उम्मीद करिए कि जल्दी उन पर काम शुरू होगा। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सूरज सिंह नेगी जी का जिक्र कर रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज सिंह नेगी जी, विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है?
अरे जब किसी राज्य से कोई कंपनी छोड़ करके जाती है तो सबसे ज्यादा चिंता तो मौजूदा सरकार को होगी, उनको नुकसान होगा, उनकी छवि क्या जाएगी। तो कम से कम उन्हें वो वक्त तो दिया जाना चाहिए। और जो तमाम कारण गिनवाए जा रहे हैं ज्योति सिंह बिष्ट जी की ओर से, क्या आप अब उन्हें सुनने के बाद संतुष्ट हैं कि हाँ ये कारण हो सकते हैं, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है और सरकार अब प्रतिबद्ध है उन कारणों को दूर करके अब आगे इन परियोजनाओं पर काम करने के लिए? देखिए कीर्ति जी, इस उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण के साथ ही यहाँ पर परिकल्पना की गई थी कि हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। हमारे पास जल विद्युत के नेचुरल संसाधन जो है उपलब्ध हैं और पर्यावरणीय अध्ययन के बाद, पर्यावरण के पहलुओं का अध्ययन करने के बाद और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए योजनाएं निश्चित तौर पर बननी चाहिए। परंतु पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से जो है आदरणीय बिष्ट जी भी कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो है उन पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम इधर उधर की जो कार्रवाई हो रही है, मैं ये समझता हूं कि ये सरकार बनने के बाद केंद्र की जो सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, एक साजिश के तहत उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश न बन पाए, उसके तहत एक साजिश, मैं समझता हूं कि एक साजिश हो रही है इस प्रदेश के साथ में और तमाम प्रकार के जो है अवरोध इसमें पैदा किए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब टिहरी डैम हमारा बना और राज्य के बंटवारे के समय में भी हमको उस डैम का हिस्सा नहीं मिल पाया पूरा, जो हमको रॉयल्टी इस प्रदेश के नाते जो है मिलनी चाहिए थी, वो भी आज तक भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की वजह से हम लोगों को यहाँ लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका पर्यावरणीय पहलुओं की वजह से हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं, उद्योग धंधे हमारे पास नहीं है। तो हमारा केवल और केवल जो है पर्यटन है और ऊर्जा प्रदेश की बात हम बहुत जोर शोर से करते रहे हैं कि हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, और प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ पूरे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का हम काम करेंगे, जिससे प्रदेश की आर्थिकी की भी जो है सुदृढ़ हो सके। परंतु मैं समझता हूं कि पिछले 10 सालों से एक साजिश हो रही है केंद्र की सरकार की ओर से कि उत्तराखंड की जो ये परियोजनाएं हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है 10 साल का, और 10 साल तक हम ये अध्ययन कर पाए। कोई भी पार्टी ऐसी साजिश क्यों करेगी किसी राज्य के प्रति? उसके पीछे क्या मंशा रह सकती है? देखिए जो ज्योति सिंह बिष्ट जी अदानी और अंबानी जैसी जो ताकतें हैं, वो ताकतें क्योंकि एनटीपीसी में उनका जो है भाग नहीं है, दूसरी कंपनियों में जो है उनका वो नहीं है। देश की जो सरकार है वो चाहती है कि उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं पर कब्जा हो, और यही साजिश हो रही है। क्योंकि आज हम देखते हैं नदी के ठेकों से लेकर और तमाम सौर ऊर्जा के जितने भी आप दोनों चूंकि दोनों साथ में बोल रहे हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्योति सिंह बिष्ट जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार की साजिश जो है उत्तराखंड के साथ हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, क्योंकि ज्योति सिंह बिष्ट जी भी साथ में बोल रहे थे तो मैं समझ नहीं पाई थी। एक बार मुझे फिर से दोबारा बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि साजिश है ये केंद्र सरकार की कि जो तमाम बिजली की परियोजनाएं हैं वो ना चले? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ऐसा चाहेगी, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर फिर तो उसी पार्टी को नुकसान होने वाला है। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए कीर्ति जी, ये पूरा देश देख रहा है कि पोर्ट से लेके, एयरपोर्ट से लेके, रेलवे से लेके, विद्युत परियोजनाओं से लेके कुछ चंद लोगों को देने की जो है केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 10 सालों से जो काबिज है, वो एक साजिश रच रही है। और चूंकि उत्तराखंड की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो उन लोगों के पास नहीं है, इसलिए कुछ इधर उधर की बात करके उनको विलंब करके, अब ये और जो हमारी एनटीपीसी इस बात को लेकर के आपके पास क्या प्रूफ है सर? ये तो आपको आरोप लगाना है तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर के क्या प्रूफ है आपके पास? बहरहाल ठीक है, मेरे अन्य 2 मेहमान हैं, पूरे देश में साजिश हो रही है। मेरे अन्य 2 मेहमान हैं, मैं उन्हें चर्चा में जोड़ दूं। ठीक है, उस पर तो पीएम भी कह चुके हैं, अडानी अंबानी का राहुल गांधी जी के साथ क्या रिश्ता है, उस पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब सवाल खड़े कर चुके हैं। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे अन्य 2 मेहमान हैं, मैं एक बार उन्हें भी चर्चा में जोड़ लूं। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या आपको भी विपक्ष की बात हजम होती है कि इसलिए साजिश हो रही है उत्तराखंड जैसे राज्य के साथ कि कुछ लोगों को फायदा देना है, इसलिए जो मौजूदा कंपनियां हैं वो जाए तो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, जब ये कंपनियां जाएंगी तो हम अपने मन पसंदीदा लोगों को काम देंगे? जरूरत है
ऊर्जा प्रदेश के अंदर नवरत्न कंपनियां उससे ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ पर एक बड़ा इवेंट करते हैं और 3 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये 2018 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब लोकसभा चुनाव थे केंद्र के, तब त्रिवेंद्र सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि उत्तराखंड के अंदर हम 6 महीने में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कराएंगे और 6 महीने में कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है वो? चुनाव खत्म, योजना टाई टाई फिश, उत्तराखंड में कोई योजना बड़ी लगी नहीं। अब इसको उसी तरीके से 22 में देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी 23 में फिर घोषणा करती है कि उत्तराखंड के अंदर लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 11,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनियों का यहाँ MOU साइन हो चुका है और सारी कंपनियां काम करेंगी। चुनाव खत्म, कंपनियां भागनी शुरू। कहने का मतलब है इन 24 वर्षों में हम ऊर्जा प्रदेश बने, मगर पर्वतीय मूल के लोगों को सबसे महंगी बिजली और गर्मियों में बिजली गुल हम झेल रहे हैं। जब हम जड़ी बूटी प्रदेश बने तो बाबा रामदेव ने पूरा जंगल खोद खाया हमारा, हमको उसका कोई लाभ नहीं मिला। पर्यटन प्रदेश पे हमको कहा गया, मगर पर्यटक यहाँ पर आकर जो असुविधाएं देखते हैं वो पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड की क्या दुर्गति है। और इस तरीके से तमाम योजनाएं उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की हर योजना जुमलों में साबित हुई है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन आकाओं से जो ये कह रहे थे कि हम यहाँ 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और MOU साइन हो चुके हैं। अगर MOU साइन हुए हैं तो ये ऊर्जा कंपनी, नवरत्न कंपनियां ताला लगाकर क्यों वापस चली गई? अगर आप इसके निश्चित रूप से सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब इन्वेस्टर समिट की बात की जाती है और कहा जाता है कि 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, 3 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। ठीक है, अपनी बात पूरी, बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिए ताकि मैं अपने अन्य मेहमान का भी रुख कर सकूं। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन 24 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार, बेईमानी, भाई भतीजावाद जो हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि ये राज्य कर्ज की गर्त में तो डूब गया, मगर उत्तराखंड के यहाँ के मूल निवासियों को उसका कोई लाभ नहीं हुआ। ये उसी का परिणाम है कि राज्य त्राहिमाम कर रहा है और नेता मस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर जब MOU साइन हो गए तो ये कंपनियां ताला लगाकर वापस क्यों गई? ठीक है, इसका जवाब देंगे ज्योत सिंह बिष्ट जी, इसका जवाब देंगे। और एक बार मुझे लगता है जब उन्होंने पहले विस्तार से जवाब दिया था तो शायद आपने सुना नहीं था, लेकिन एक बार फिर से वो क्लियर कर देंगे ज्योत सिंह बिष्ट जी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं ज्योत सिंह बिष्ट जी, एक बार मैं नरेंद्र सेठी जी का भी इसमें रुक जान लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। नरेंद्र सेठी जी, जब इन परियोजनाओं की बात आती है तो बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सामने आता है, और जब ये कंपनियां सोचती हैं कि हम इस प्रदेश से जा रहे हैं, क्योंकि जिन परियोजनाओं की बात हो रही है वो परियोजनाएं तो अधर में लटकी हुई हैं, जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में भी ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु घाट परियोजना जो है वो भी अधर में लटकी हुई है, 171 मेगावाट की लता तपोवन परियोजना वो भी अधर में लटकी हुई है। ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स है जो कि हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया। तो निश्चित रूप से कंपनियों का हौसला टूटता है, और ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? क्या इन कंपनियों को एक टेबल पर बिठा करके चर्चा नहीं करनी चाहिए? नहीं कीर्ति जी, देखिए ये उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, एबंडेंट पानी है, बेहिसाब पानी है यहाँ पे, और बहुत अच्छी जलवायु है और नदियां हैं यहाँ पे। मतलब जो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पूरा का पूरा मौजूद है। उसके बावजूद अगर जल विद्युत परियोजनाओं के प्रबंधन वर्ग यहाँ से अगर पलायन करता है तो ये सिर्फ हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये उन तमाम पिछले जो 4 दशक से यहाँ पे रूल किया जिन्होंने इस प्रदेश को, अविभाजित उत्तराखंड के समय से भी, उनके लिए भी सोचने की बात है। क्योंकि इसकी नींव किसी की नींव रखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसी की इंदिरा गांधी ने, और ये आज की परियोजनाएं नहीं है, ये परियोजनाएं 30-40 साल पुरानी परियोजनाएं हैं। आप ये बताइए कि किसी जगह जहाँ पे थर्मल पावर बनती है, जहाँ कोयले का इस्तेमाल होता है, और देखिए जोत सिंह जी मुस्कुराए रहे हैं क्योंकि वो पूरा जीवन उनका कांग्रेस में समर्पित रहा है, तो इसलिए उनको अंदर से खुशी भी हो रही है इस बात की कि जवाहरलाल नेहरू ने रखी है इसकी नींव। देखिए ये यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट है कि यहाँ थर्मल पावर आउट नहीं है। आप ना तो यहाँ पे प्रदूषण की दृष्टि से किसी थर्मल पावर प्लांट को इजाजत दी जा सकती है, ना यहाँ पे
अन्य किसी की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इतना पानी आता है कि उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर आप उसको प्रॉपर ना करके और आप खेती और बिजली बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये यहाँ के देश के कर्णधारों के लिए एक प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह को इनको दूर करना चाहिए बजाय दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने के, क्योंकि हम तो दूसरे राज्यों को बिजली बेच सकते हैं, हम खरीद क्यों रहे हैं उनसे बिजली? सबसे बड़ी बात यह है। और ये आज इस बात का बेशक जोत सिंह जी से जवाब लीजिए, और जो मुस्कुरा भी रहे हैं और गुस्सा भी रहे हैं, तो इन्हें बताना चाहिए कि ये ऐसी स्थिति क्यों। ठीक है ज्योत सिंह बिष्ट जी, चूंकि मैं दोबारा से आपको फिर से बड़ा मौका देना चाहती हूँ, क्योंकि फिर 2 से 3 मिनट बचेंगे और मैं चाहती हूँ उसमें आप एक पिक्चर दोबारा से क्लियर कर दें। नाउ ऑल फिंगर्स ऑन योर्स, मतलब आपके ऊपर है तमाम उंगलियां, सारे जवाब आप ही को देने हैं। मित्रों को, सूरज सिंह नेगी जी को, शांति प्रसाद भट्ट जी को, सोनी साहब को धन्यवाद देता हूं कि वो विषय पर बोलने के बजाय इधर उधर सवालों को घुमा करके ये कहते रहे कि सरकार की कमी है। भट्ट जी ने कह दिया कि 24 साल का सारा जवाब भाजपा को देना चाहिए। अरे भाई, जिसकी सरकार रही होगी उन सबको जवाब देना चाहिए। ये तो बात मैं ठीक मानता हूं, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं। इन्होंने अभी सोनी साहब ने कहा कि 30 साल 40 साल पहले की स्वीकृत परियोजनाएं, ये जानकारी गलत है। अब असली बात पर आइए कि इन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर रोक क्यों लगी। ये जो जो लाहौरी नागपाला है उसका 70% काम पूरा हो गया था। हाँ। किस सरकार के कार्यकाल में वो बंद हुई, ये सूरज सिंह नेगी जी को बताना चाहिए। उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और उसके कार्यकाल में बंद हुई। मैं दूसरी चीज आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो 2013 में आपदा आई, क्या उस आपदा से जो राज्य के अंदर जलजला फैला, क्या उससे आज हमको बगैर सोचे समझे जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण इसलिए करते रहना चाहिए कि नवरत्न कंपनियां बांध बना रही है, इसलिए चाहे उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन, फ्लोरा फोना से लेकर के यहाँ के पर्यावरण को नुकसान होता रहे और परियोजना तो मतलब आप जो मेजर फैक्टर मान रहे हैं वो पर्यावरणीय कारण मान रहे हैं। मेजर फैक्टर हम ये समझ करके चले। मेरी बात सुन लीजिए। जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने सूरज सिंह जी आ रही हूँ, गंगा पवित्र नदी है, उसका जो जल को शुद्धिकरण का वो है, वो टिहरी बांध से नीचे जब गंगा का पानी आता है वो घट गया है। उसकी जो क्षमता जो जल को शुद्ध रखने वाली वो घट गई है। तो हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जल विद्युत परियोजना के बनाने के समय कि गंगा की पवित्रता पर आंच ना आए। मेरा गांव जहां पर है वो टिहरी बांध के जलाशय के किनारे है। जब तमाम ये चीजें आपको समस्याएं पता हैं, ये तमाम बातें आपको पता हैं, तो इन सभी चीजों को लागू कीजिए कि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे, जलजला भी ना आए और ये परियोजनाएं काम भी करे। जब आपको सोल्यूशन भी पता है, प्रॉब्लम भी पता है सर, फिर आखिरकार कहाँ फेल्योर है? नहीं, सोल्यूशन मेरे लेवल पर नहीं होना है, जिनके लेवल पर होना है। जिस दिन वो उस पर क्लियरेंस देंगे, जिस दिन वो संतुष्ट होंगे, उस दिन जल विद्युत परियोजना का काम आगे बढ़ेगा। जिन पर होंगे उसका बढ़ेगा, जिन पर नहीं होंगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरे स्तर का या किसी व्यक्ति के स्तर का फैसले का सवाल नहीं है, ये वैज्ञानिकों का क्लियरेंस देने का सवाल है। जल शक्ति मंत्रालय के सामने ये मामला अटका हुआ है, ऊर्जा मंत्रालय ने क्लियरेंस दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय वैज्ञानिक के साथ बैठ करके जब ये देख लेंगे, कब होगा, वही तो विषय है सर, वो कब होगा? देखिए, ये जल्दी करने का मसला नहीं है। चीजों को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है सूरज सिंह नेगी जी, सूरज सिंह नेगी जी, बजाय की भाग दौड़ के, ठीक है सर, सूरज सिंह नेगी जी, बजाय की भाग दौड़ के इन चीजों को, इन समस्याओं को और तमाम जो समस्याएं आ रही हैं उन कारणों को भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसे में जल्दबाजी करेंगे तो फिर से एक गलत तस्वीर सामने आएगी, लोगों को नुकसान होगा, जलजला आएगा। कीर्ति जी, 1 दशक का समय बहुत ज्यादा होता है। पिछले 10 सालों में कि अगर इन समस्याओं की तरफ, जिस पर 70% पैसा जो है खर्च हो चुका है, केवल उन योजनाओं पर तो आप बात करते हैं, उन योजनाओं पर इनको चालू रखना है या बंद करना है, इस पर तो कम से कम बात होनी चाहिए। और हमको देखना चाहिए कि देश के संसाधन खर्च हुए, प्रदेश के संसाधन जिन योजनाओं पे खर्च हुए उन पर हमको निर्णय लेना है। बाकी जो योजनाएं हैं आगे भविष्य में हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। आप देखिए कि उत्तराखंड में जितनी सड़कें बन रही है, पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग पिछले 7.5 साल से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो देखिए कि जो सड़कें बन रही हैं, सड़कों का मलबा किस प्रकार से जो है ढंग में डाला जा रहा है, नदियों में डाला जा रहा है, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है,
कि आप एस्टिमेट बनाते हैं कुछ और काम करते हैं कुछ। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो अगर पर्यावरण के प्रति इतनी संजीदगी है, ये पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, तो इन पर क्यों नहीं लगाम लगाई जा रही है? ठीक है, वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है, कमोबेश में समझ गई सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है, अन्यथा हम इस चर्चा को आगे लेकर के चलती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस बात कर रही है कि किस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, चीजों पर मॉनिटरिंग नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि उनके कार्यकाल में भी तो इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती थी, तब आपने क्या किया? तो आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी से सीधा उम्मीदें जनता की हैं। अगर जनता उनसे उम्मीद करती है तो उस उम्मीद को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।